नागरीकरण है। और नागरीकरण यानी क्या, हम लोग उसको उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि नागरीकरण क्या है। कि नागरीकरण ये वह प्रक्रिया है जिसमें गांव की स्थिति में परिवर्तन होते हुए नगर में परिवर्तित हो जाना और वहां के रहन सहन में शहरीपन आना। इसकी बहुत सारी परिभाषा है, वो हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नागरीकरण यानी क्या। उसके बाद हम पाठ की तरफ आ जाएंगे कि कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय में लगे रहना। एक नगर संगठित समूह होता है जिसमें सामान्य कृषि के विपरीत प्रमुख व्यवसाय जो वाणिज्य और तथा उद्योग से संबंधित होता है। ऐसे ऐसी जगह मतलब ऐसा जब होता है तो वहां पर नागरीकरण होता है। नागरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है और परिवर्तन एक चक्र है। जैसे एक स्थिति में नहीं रह सकते, मतलब कोई भी जो आज हम देखते हैं वैसी स्थिति कल भी रहे, जैसे नगरों की, गांव की, तो ऐसा नहीं। वो प्रक्रिया है, क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो नागरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का ऐसा चक्र है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या औद्योगिक में परिवर्तित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र से नागरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को नागरीकरण कहते हैं। ये एकदम सादी परिभाषा है, एकदम आपको याद हो जाएगी ऐसी परिभाषा है कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया को, होने वाली परिवर्तन को नागरीकरण कहते हैं। पाठ की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक वार्तालाप दिया है पिता पुत्र के बारे में। वो क्या बात करे वो हम लोग देखते हैं और उससे हमें बहुत मतलब वो उनकी जो वार्तालाप हुआ है बीच में, उससे हमें पता चलेगा कि नागरीकरण शहरीकरण क्या है। तो उसमें दो ही पात्र है, तात्या है और सुरेश है। तात्या और उनका लड़का सुरेश। सुरेश, आज मैं खेती देरी से आऊंगा इसलिए तुम पहले जाओ। तात्या बोलते हैं कि सुरेश, आज मैं खेती देरी से जाऊंगा, पहले तुम चले जाओ। सुरेश, तात्या, मेरे मन में आज कारखाने जाने का विचार है। सुरेश बोलता है कि आज मेरे मन में क्या है, कारखाने जाने का विचार हो रहा है। तात्या बोलते हैं क्यों रे। तात्या बोलते हैं क्यों क्यों खेत में नहीं जा रहा, क्यों कारखाने जा रहा है। सुरेश बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। सुरेश बोलता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि क्या करूं, मैं उस कारखाने में मैं नौकरी करूं। तात्या, कारखाने में नौकरी क्यों बेटा। कारखाने में तात्या बोलते हैं कि अगर तू कारखाने में नौकरी कर, अपना खेत है तो खेत में ही काम कर, नौकरी क्यों कर रहा है कारखाने में। सुरेश बोलता है तात्या, कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रतिमाह वेतन मिलेगा, अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा, उसी प्रकार दिवाली के समय बोनस अतिरिक्त भी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदे हैं कारखाने में काम करने से। हर महीने वेतन मिलेगा, और अधिक कार्य किया तो क्या होगा, और अधिक वेतन मिलेगा, और उसी प्रकार दिवाली का बोनस भी मिलेगा। तात्या बोलते हैं अरे फिर अपनी खेती का क्या होगा। तात्या बोलते हैं कि अगर तू खेत में काम करेगा तो अपनी खेती का क्या होगा। सुरेश बोलता है नौकरी करते करते खेती का काम भी देखूंगा। सुरेश बोलता है कि मैं तो नौकरी करते करते क्या करूंगा, खेती का भी काम देख लूंगा। तात्या बोलते हैं कि यह तो सब ठीक है, पर क्या ये तुझसे होगा। तात्या बोलते हैं कि तू तो बोल रहा है कि खेती में काम करते करते तू
नहीं, कारखाने में काम करते करते तो खेती का भी कार्य देख लेगा, परंतु ये तुझसे हो पाएगा कि नहीं। सुरेश बोलता है, तात्या मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़े भविष्य का विचार करते हैं। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत परिवर्तन होने वाले हैं। सुरेश बोलता है कि तात्या मैं सब कर लूंगा, आप जैसा देख रहे हो ना, आज हमारा गांव जैसा देख रहे हो ना, भविष्य में उसमें बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। तात्या कौन सा परिवर्तन कह रहे हो तुम। तात्या बोलता, सुरेश बोलता है ये पहले हमारे गांव कितने छोटे थे, और आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है। हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़क का विकास होगा। दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधाएं शुरू होगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी। बाहर के लोग आकर रहने लगेंगे। गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। सुरेश बोलता है, तात्या बोलते कि कौन कौन से परिवर्तन होंगे तुम बता रहे हो तो सुरेश बोलता है, तात्या आप थोड़ा सा भूतकाल में जाइए, अपने पहले वाला गांव याद कीजिए और अभी जो गांव है वो देखिए। हमारा पहले वाला गांव कैसा था, बहुत छोटा था और उसमें कोई सुविधा नहीं थी। जैसे जैसे कारखाने गांव के गांव में आने लगेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि सड़क का विकास होगा, दवाखाने बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे, प्रशासकीय जो सुविधाएं है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी, और क्या होगा, गांव का विस्तार होगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर भी हम लोग इसी जो हमने जो पढ़ा उसी में ही है। तो सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है। प्रश्न है, सुरेश कारखाने में कार्य करने का विचार क्यों कर रहा है, काम करने का विचार क्यों कर रहा है। तो वो सुरेश इसलिए विचार कर रहा है कि उसे प्रतिमाह वेतन मिलेगा। जैसे अगर वो खेती में काम करता है, मतलब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, तो अगर वो खेती में काम करता है तो उसे प्रतिमाह इतना नहीं मिलेगा जितना उसे कारखाने में मिलेगा। अगर वो मेहनत करता है तो खेती में भी अवश्य मिलेगा, परंतु प्राकृतिक आपदा, अनियमित बरसात का होना, तो ये सभी जो प्राकृतिक घटक खेती पर परिणाम करते हैं, उसकी वजह से उसकी जो आय होगी, कृषि के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो कम होगा, और उससे उसका प्रतिमाह का खर्चा भी कम होगा। परंतु वो कारखाने में काम कर रहा है तो उसे प्रतिमाह जितना निश्चित है वेतन उतना मिलेगा। उसके अलावा अगर वो कुछ और समय देता है कारखाने में तो उसका भी वेतन मिलेगा उसे। उसके बाद दिवाली जैसे उत्सव आएंगे, उस समय उसे बोनस मिला करेगा, तो इसमें उसका फायदा नजर आ रहा है। उसको सुरेश को फायदा नजर आ रहा है, इसके लिए वो कारखाने में कार्य करने का, काम करने का विचार कर रहा है। प्रश्न दूसरा है, तात्या को किस बात की चिंता हो रही है। तो तात्या को किस बात की चिंता हो रही है, हमने अभी पढ़ा। अभी फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि तात्या को सुरेश कारखाने में काम करेगा तो उसकी खेती में कौन ध्यान देगा, ये तात्या को चिंता हो रही है। प्रश्न नंबर तीसरा, सुरेश के अनुसार गांव में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। सुरेश के अनुसार जब कारखाने गांव में बनना शुरू हो जाएंगे तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे। तो पहला, दवाखाने अच्छे बनेंगे, विद्यालय अच्छे बनेंगे, महाविद्यालय अच्छे बनेंगे, और अनेक सुविधाएं, प्रशासकीय कार्यालय भी बनेंगे, और सड़क भी
अच्छी बनने लगेंगी, मतलब सड़क का भी विकास हो जाएगा। प्रश्न चौथा, गांव के संदर्भ में कौन कौन से परिवर्तन होंगे ऐसे आपको लगता है? तो गांव के संदर्भ में ऐसे परिवर्तन होंगे कि जैसे अभी लोग कारखाने में काम करने के लिए आएंगे गांव गांव से, तो वहां पर आने वाले जो लोग हैं उनको सुविधाएं चाहिए होंगी, उनको घर चाहिए होंगे किराए के, तो उसका भी विकास होगा, अच्छे अच्छे घर बनने लगेंगे। उसके बाद पेयजल की सुविधा होनी चाहिए उनको, सड़क की, यातायात की सुविधा होनी चाहिए, और बहुत मतलब होटल्स वगैरह और मनोरंजन के जो साधन है इन सबका भी विकास होगा उसके साथ साथ, मतलब कारखाने बनेंगे उसके साथ लोग आएंगे कार्य करने के लिए, और उसके साथ गांव का भी विकास होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके ध्यान में आएगा कि सुरेश के गांव के पास कारखाने शुरू होने से गांव के लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे सुरेश के गांव के पास कारखाने निर्माण होने लगे, वहां के लोगों के जीवन व्यवसाय में क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा। जैसे काम के लिए दूसरे गांव से अनेक लोग गांव में रहने लगे। गांव में विविध सुविधाएं जैसे यातायात, होटल, भोजनालय, कुटीर, खुदरा बिक्री के दुकानें, वैद्यकीय सेवाएं आदि सभी की मूलभूत रूप से परिवर्तन होने लगा। एक गांव से दूसरे गांव लोग आने लगे, उनको भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करना है। तो उसके लिए कौन कौन सी सुविधा है, तो यातायात, होटल, मतलब कृषि के अलावा कारखाने में काम करने के लिए लोग आने लगे, तो उनको ये सब सुविधाएं देने मूल सेवाओं में परिवर्तन होने लगा। तो होटल है, भोजनालय है, वैद्यकीय सेवाएं है। अगला परिच्छेद, हमारे देश का विचार करें तो कृषि यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। कृषि और कृषि के पूरक व्यवसाय गांव में प्राचीन समय से किए जाते हैं, परंतु आजकल विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होते हैं। हमारे देश का विचार करते हैं हम लोग, तो हमारे देश में सर्वाधिक प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है और कृषि के पूरक व्यवसाय। परंतु आज के समय में कृषि के अलावा भी क्या है, उसके पूरक उद्योग, उसके उद्योग, कारखाने, व्यवसाय ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में शुरू होने लगे हैं, जैसे कारखाने हैं, मिल है, ऊर्जा प्रकल्प है, बहुउद्देशीय प्रकल्प आदि। इसी कारण स्थानीय तथा आसपास के प्रदेशों के लोग इन लोगों के लिए गांव में आने लगे थे हैं, जिससे गांव की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी होती है। इन लोगों को विविध सुविधाएं कराने के लिए अन्य सेवा व्यवस्था का विकास होता है, जैसे स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन आदि। परिणाम गांव का विस्तार बढ़ने लगता है और पूरे गांव का रूप बदल जाता है। हमने देखा कि हमारा प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है, परंतु उसके पूरक व्यवसाय जैसे कृषि के अलावा भी बहुत सारे व्यवसाय अभी गांव में आने लगे। गांव में परिवर्तन होने लगा, गांव का परिवर्तन नगरीकरण में होने लगा है। बहुत सारे लोग एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में आने लगे, उन लोगों को भी सब सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, जिससे क्या हो रहा है, गांव की जनसंख्या बढ़ रही है। तो इन बढ़ती मतलब इन जो लोग हैं, तो उनको सेवाएं देंगे तभी तो वो कार्य करेंगे, और उससे कारखानों का भी, और मतलब एक कारखाना है तो इसके बाद दूसरा भी कारखाना बना सकते हैं। तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएं देना, उनके खान पान की सुविधा देना, और अस्पताल और अन्य मनोरंजन के साधनों की भी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती है। गांव में अगला परिच्छेद, गांव में सार्वजनिक सेवा की पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर परिषद अथवा नगर पालिका का उदय होता है, और गांव में सार्वजनिक सुविधाएं सेवा की पूर्ति करने के लिए नगर परिषद, ग्राम पंचायत के अलावा नगर परिषद और नगर पालिका का भी उदय होता है। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है, जैसे पेयजल, सड़क, यातायात, गंदे पानी का निकास की व्यवस्था,
सड़कों पर बिजली आदि। इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, दर्शनीय स्थल, बाग आदि सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ता है। परिणामतः गांव का रूपांतरण शहर में होता है। ये सारी सुविधाएं गांव में पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगा तो वहां पर नगर परिषद और नगर पालिका की भी आवश्यकता, मतलब उनका भी उदय होने लगा। और सभी जो मूलभूत आवश्यकता है वो वहां रहने वाले नागरिकों को पहुंचाया जाए, मतलब उनको प्रदान की जाए। तो उसमें पेयजल देना है, गंदे पानी का निकास करना है, सड़क पर बिजली की व्यवस्था करना है, मनोरंजन का विकास करना है, दर्शनीय स्थल भी होने चाहिए, वहां पर बाग बगीचे भी होने चाहिए। इन सब का विकास करना है। इन सब का विकास करने पर गांव का रूपांतरण किसमें होता है? नगर में हो जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है कि जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कौन सी सुविधाएं नगरीय भागों में विकसित करनी आवश्यक है? तो यही जो सुविधाएं हमने पढ़ी कि पेयजल की सुविधा करना है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर मतलब अच्छा हो। जैसे ज्यादा सुविधाएं रहेगी, कारखाने हैं और सुविधाएं रहेगी, तभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगला परिच्छेद, भारतीय जनगणना की आयोग के ओर से नगरों के संदर्भ में 1961 में निष्कर्ष निश्चित किए गए हैं। भारतीय जनगणना आयोग के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि किस आधार पर नगरीकरण, एक गांव को शहर घोषित किया जाए या नगरीय बस्ती को ग्रामीण बस्ती को नगरीय बस्ती या नगरीयकरण निश्चित होता है। यहाँ हम देखेंगे जनगणना के आधार पर जिस बस्ती गांव के में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है। अभी पहला पॉइंट, जनगणना के आधार पर यह निश्चित किया गया है। तो क्या निश्चित किया है कि जिस गांव में 75% पुरुष के अलावा 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय को करते हैं, ऐसे जगह को, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती में उसका रूपांतरण हो जाता है। दूसरा है बस्ती की जनसंख्या अधिकतम 5000 होनी चाहिए। बस्ती की जनसंख्या 5000 है तो उस ग्रामीण बस्ती को नगरीय बस्ती घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा है बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किमी इतना होना चाहिए। जहाँ वो बस्ती रह रही है उसकी जनसंख्या का घनत्व कितना होना चाहिए? 400 किमी वर्ग इतना होना चाहिए। आगे नीचे दी गई तालिका की सांख्यिकी जानकारी का उपयोग कर संगणक की सहायता से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लेख तैयार करना है। एक यहाँ पे सारणी दी गई है, उसके अनुसार मतलब जनगणना के अनुसार एक सारणी दी गई है, उसके अनुसार एक नगरीय बस्ती, एक ग्रामीण बस्ती का नगरीय बस्ती में रूपांतरण कैसे होता है। तो 1961 में जनसंख्या, मतलब 1961 से 1911 तक के हम लोग अभी देख रहे हैं। तो 1961 में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 17.79% थी और नगरीय बस्ती की संख्या 2270 थी। उसी तरह विकास होते गया, मतलब वो जनसंख्या बढ़ती गई और एक ग्रामीण बस्ती का शहरी बस्ती में रूपांतरण होने लगा। तो 2011 में ये इसका जनसंख्या वृद्धि 37.7% और जो ग्रामीण नगरीय बस्ती की जो जनसंख्या है वो 7935 इतनी हो गई। भारत में नगरीय बस्ती का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से 1911 तक के नगरीय बस्तियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। और इस सारणी के आधार पर हमने देखा कि जो नगरीय बस्ती है वो उसकी संख्या में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सन 1961 से 1981 में नगरीय बस्ती जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः 5%
5.55% थी, यानी उसकी 1961 से 1981 तक ये सिर्फ 5.55% तक के थी इसकी वृद्धि, परंतु उसमें 1981 से 2000 तक की वृद्धि 13.73% तक के पहुंची हुई दिखाई देती है, और यही वृद्धि आगे चलकर 13.73% तक के दिखाई दे रही है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। इसका अर्थ है भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, और इसके कारण क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और नगरीय बस्ती में मतलब ग्रामीण बस्ती उसमें जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, और इसका नगर ग्रामीण का नगरीय क्षेत्र में विस्तार हो रहा है जनसंख्या बढ़ने से। और नगरीकरण अनेक कारणों से होता है। यहाँ पर हम उसके कुछ कारण है उसको पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि नगरीकरण अनेक कारणों से होता है, जैसे कृषि के उत्पन्न पर ज्यादा निर्भर न रहते, मतलब कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है, परंतु अचानक आने वाले संकटों से उसमें नुकसान होता है। मतलब समय पे बारिश नहीं होना या अचानक बारिश हो जाना, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण प्रत्येक जो गांव में जो कृषि करते हैं वो सोचते हैं, और कृषि की पुरानी पद्धति इससे उत्पादन कम होता है अभी, तो उसके लिए इसमें कुछ कारण है। और नगरीय बस्ती बढ़ने के और कुछ कारण औद्योगिकरण है। किसी देश में होना यह नगरीकरण को सहायक करने वाला घटक है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश की ओर आकर्षित होते हैं। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण, किसी जो प्रदेश है उसमें उद्योगों का विकास और केंद्रीकरण भी नगरीकरण की ये परिस्थिति मतलब वृद्धि करने के लिए आवश्यक सहायक घटक है। जैसे उद्योग धंधों में नौकरी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो नौकरी के लिए लोग आकर्षित होते हैं, आसपास के लोग आकर्षित होते हैं, और इससे भी जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, गतिमान हो जा रही होती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई शहर में कपड़ा मिल के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर में वृद्धि हुई, जिस कारण मूल रूप से मछुआरों की बस्ती अनेक गांव औद्योगिकरण और नगरीकरण से मुंबई शहर में ही एक भाग हो गए। कि जो व्यवसाय है, अभी मुंबई शहर में क्या होने लगा, कपड़ा मिल बनी, और सभी लोग उस व्यवसाय की तरफ जाने लगे। पहले मुंबई में अधिकतर बंदरगाह थे, तो मछुआरे मछलियां पकड़ना और जल मार्ग के द्वारा यातायात करके सामान को इधर से उधर ले जाना, मतलब जहाँ उसकी जगह है जहाँ पहुंचाना है वहां पर। तो परंतु मिलों का निर्माण होने से, कारखाने बनने की वजह से सभी लोग क्या है उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, और ये कारण से भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, और नगरीय बस्ती में भी बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि आपके परिसर में गांव का नगरीकरण में रूपांतरण होने के उदाहरण दीजिए। तो इसमें हम लोग मुंबई को ले सकते हैं कि मुंबई की पहली स्थिति और अभी की स्थिति, या पहले ज्यादा हमने अभी पढ़ा कि पहले ज्यादातर लोग क्या करते थे, कृषि मतलब मछली पकड़ने का, कोली लोग ज्यादा ये व्यवसाय करते थे। परंतु जैसे जैसे कारखानों का निर्माण होने लगा तो उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ने लगी, और क्या होने लगा, नगरीय बस्ती का शहरीकरण में रूपांतरण होने लगा। दूसरा इसका पॉइंट है व्यापार। किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने, ले जाने, उतारने तथा संग्रह करने हेतु ऐसी अनुकूल परिस्थितियां होती है, ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं में वृद्धि होती है।
व्यापार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को, सामानों को ले जाना। और ऐसी स्थिति में उसको संग्रह करने की भी अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे कुछ सब्जी भाजी है या कोई अन्य पदार्थ है जो कुछ समय के लिए ही रहता है, मतलब ठीक, और उसके ऐसी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि उन्हें लाने ले जाने के लिए उन्हें संग्रहित रखना पड़ता है, उन्हें अच्छा अच्छा रखना है। और तभी क्या होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। ऐसे स्थानों पर व्यापार और उससे संबंधित अन्य सेवाओं में भी वृद्धि होती है। जैसे व्यापार है, उसके साथ और कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, तो जैसे व्यापार संकुल है, बैंक, सहकारी संस्था, गोदाम, शीतगृह आदि, इन सेवाओं के साथ साथ सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे भारत में नागपुर शहर के केंद्र स्थान है। वह शहर व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने के कारण नगरीकरण में वृद्धि होने लगी है। तो इन जब व्यापार करे तो एक वस्तु को दूसरी जगह ले जाने के लिए वहां पर संग्रहण की आवश्यकता होती है, गोदाम होने चाहिए, शीतगृह होने चाहिए। उसके साथ साथ वहां पर होटल, निवास स्थान में भी वृद्धि होनी चाहिए। और ऐसे ही क्षेत्र में एक भारत के एक केंद्र आता है नागपुर, वहां पर वो क्या है, व्यापार की दृष्टि से बहुत अधिक सुविधाजनक है। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकरण और तकनीकी। विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकरण और तकनीकी के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नगरीकरण के लिए दोनों घटक सहायक है। पिछले कुछ दशकों में कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग से वृद्धि हुई है, तकनीकी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्रों की सहायता से की जाने लगी है, इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल कम हो गया है, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहर की ओर से स्थलांतरित हुए हैं। परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। प्रौद्योगिकी और तकनीकीकरण, जैसे पहले कृषि पुरानी पद्धति से की जाती थी, परंतु आज उसके जगह पर यंत्र का उपयोग होने लगा है। और जो कार्य मनुष्य करता था वो यंत्र के माध्यम से होने लगा। तो अभी मनुष्य क्या है, मनुष्य के हाथ में काम नहीं है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग गांव छोड़कर शहर में आने लगे और कारखाने भी गांव में ही बनने लगे। तो इससे स्थानांतरण, ये भी क्या है, एक परिणामतः जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है। और ये भी एक कारण है कि प्रौद्योगिकी और तकनीकीकरण भी एक नागरीकरण में बढ़ाने के लिए एक सहायक घटक है। अगला है हमारा यातायात और संदेश वहन। जिन बस्ती या गांव में सड़कों, रेल मार्ग आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, यह नगरीकरण तेजी से होता है। जैसे कोंकण रेलवे विकास की वजह से यहाँ पर स्थित सावर्डे, जिला रत्नागिरी जैसे गांव का नगरीकरण होने लगा है। इस प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल से जुड़ने से भुसावल जिला जलगांव का विकास तीव्र गति से होने लगा है। यातायात और संदेशवहन, ये भी बस्तियों एक बस्ती को नगरीकरण में लाने में सहायक होता है। तो ऐसी बस्तियां या गांव जहाँ पर सड़कें, रेल मार्ग आदि जैसी जो सुविधाओं का विकास हो जाता है, वहाँ नागरीकरण क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। और इसके उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कोंकण रेलवे विकास की वजह से स्थित जो सावर्डे जिला रत्नागिरी में है, वो गांव का नगरीकरण हो गया है। इस प्रकार रेल मार्ग का भी, मतलब यातायात, सड़क मार्ग, जल मार्ग और रेल यातायात, ये सभी यातायात और संदेशवहन के साधन हैं। तो जैसे जैसे इनका विकास हो रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण बस्ती का शहरीकरण में वृद्धि हो रही, मतलब रूपांतरण हो रहा है। स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना।
स्थानांतरण यह नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। यह स्थानांतरण अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में होता है। स्थानांतरण भी क्या है, नगरीकरण को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। और इसके भाग दिए हैं स्थानांतरण के, कौन कौन से भाग दिए हैं, तो स्थानांतरण अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन अथवा स्थायी रूप से भी होता है। स्थानांतरण मुख्यतः एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण की ओर अथवा एक ग्रामीण भाग से शहर की ओर होता है। और स्थानांतरण किस किस जगह पर होता है, तो एक गांव से, एक ग्रामीण बस्ती से दूसरी ग्रामीण बस्ती में भी स्थानांतरण होता है, और एक ग्रामीण बस्ती से शहरी भाग में जाने के लिए भी स्थानांतरण होता है। शहरों में उच्च स्तर तक, शहरों में उच्च जीवन स्तर तक तथा रहन सहन में आकर्षित से शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जैसे भारत में विभिन्न भागों में पुणे, मुंबई, इन स्थानों पर होने वाला रूपांतरण, जैसे एक स्थान से शहरों के रहन सहन की और को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ग्रामीण बस्ती का शहरी बस्ती में रूपांतरण हो रहा है, और लोग शहर, गांव छोड़कर शहरीकरण, शहर में आने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत, जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि भारत में विविध भागों से आने वाले लोग, जैसे विविध भागों से आने वाले लोग, जैसे पुणे में, मुंबई में, इन स्थानों पर क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये एक अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में, स्थायी स्वरूप में होने वाला रूपांतरण होता है। अभी नगरीकरण के कुछ परिणाम दिए गए हैं। नगरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में विशेष यह परिवर्तन दिखाई देता है। और नगरीकरण से क्या होता है, बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। जैसे एक ग्रामीण बस्ती का शहरी नगरीकरण में रूपांतरण होना, या एक गांव, ग्रामीण बस्ती से शहर में आने से क्या होता है, उसमें उसके परिवर्तन मतलब उस प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, सबसे पहला तो उसमें भूमि का नियोजन करना पड़ता है। भूमि के नियोजन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे पहले कृषि भूमि पर जिस भूमि पर कृषि की जाती थी, वह भूमि निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी। नगरीकरण में जिस प्रकार अनेक हानियां है, उस प्रकार इसकी अनेक लाभ भी है। जिसे पहले एक जगह पर कृषि की जाती थी, मतलब जो कृषि के लिए जमीन थी, उसके स्थान पर शहरीकरण और ग्रामीण बस्ती का विकास होने से, वृद्धि होने से यहाँ पर क्या बनने लगे, अभी निवास स्थान बनने लगे, कारखाने बनने लगे। तो ये इसका दुष्परिणाम हो सकते हैं हम लोग। अभी नगरीकरण के कुछ लाभ भी है, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसके दो, पहला है सामाजिक एकता। नगरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में वृद्धि होती है। नगरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो व्यवसाय होते हैं, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, जिस कारण आर्थिक व्यवसाय में वृद्धि होती है। उसी प्रकार आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है, जिस इस क्षेत्र में विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों में आने वाले लोगों में एकत्रित रहने से शहरों में संस्कृति और सामाजिक रूढ़ी परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। सामाजिक एकता निर्माण होती है नगरीकरण के कारण। जो है द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ जो व्यवसाय है, उसमें वृद्धि होती है। और
आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है, पैसों का लेन देन भी अधिक मात्रा में होता है। जिससे व्यवसाय बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ते जाएगा, आर्थिक व्यवहारों में भी वृद्धि होती है। और इस क्षेत्र में जैसे जैसे आर्थिक व्यवहार बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उस क्षेत्र का भी विकास क्या होगा, तीव्र गति से होते जाएगा। और इसी के साथ विविध प्रदेशों से आने वाले जो लोग हैं उनमें रीति रिवाजों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, वहाँ की संस्कृति का आदान प्रदान होगा। और इससे क्या होगा, सामाजिक एकता निर्माण होती है। इसका अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण। विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल्य तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभ हो जाता है। नवीनतम सूचनाएं और जानकारी तथा ग्रामीण इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योगों और व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। नगरीय बस्ती में कुछ नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुविधाओं का लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः रहने सहने का स्तर ऊंचा हो जाता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के कारण भी क्या हो रहा है, स्थानांतरण में वृद्धि हो रही है। उसके साथ साथ जो ज्ञान कौशल्य है, ये जानकारी है, उसका क्या हो रहा है, आदान प्रदान सुलभता से हो रहा है। और उसी के साथ साथ नवीनतम सूचनाएं, नवीनतम जानकारी भी प्राप्त हो रही है। और उसके साथ एक उद्योग और जो व्यवसाय है उससे संबंधित अनेक प्रकल्प है, उनका विकास प्रदेशों में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नगरीय बस्ती की जो कल्पनाएं है उसमें नयापन आने लगा है, नवीनता आने लगी है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी तकनीकों का भी, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी, तकनीकों का विकास होने लगा, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी है। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होने लगा है, वहाँ के जो लोग है, वहाँ के जीवन स्तर क्या होने लगा, उच्च होने लगा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, नागरीकरण। नागरीकरण की परिभाषा देखी हमने। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं आज हमने जो पढ़ा। तो नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है और ग्रामीण जनसंख्या परिवर्तन होता है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीकरण में क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को नगरीकरण कहते हैं। एक परिभाषा, छोटी परिभाषा है और आपके ध्यान में भी रहेगी हमेशा कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को नगरीकरण कहते हैं। और एक परिभाषा है कि कृषि के अलावा अन्य उद्योग, अन्य व्यवसाय करने वाले जो समूह होता है, जिसमें सामान्यतः कृषि के विपरीत जो प्रमुख व्यवसाय किया जाता है, तो उसको भी नागरीकरण कहते हैं। नगरीकरण यह प्रक्रिया है जिससे गांव की स्थिति में परिवर्तन होता है और वहाँ के जो लोग हैं उनके रहन सहन की जो स्थिति है उसमें शहरीपन आने लगता है। इस ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। हमने फिर नागरीकरण, तात्या और सुरेश की वार्तालाप का देखी हमने कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। कि सुरेश अपने तात्या को बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी कृषि में कारखाने में काम करना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, मुझे प्रतिमाह वेतन मिलेगा और ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा वेतन मिलेगा। उसी प्रकार वो दिवाली में और जैसे उत्सव या त्योहार आएंगे तो भी उसे उसका बोनस मिलते रहेगा। और तात्या को इस बात की चिंता थी कि उनकी खेती पे कौन ध्यान देगा। तो सुरेश बोलता है कि मैं दोनों तरफ ध्यान दूंगा, खेती में भी और कारखाने में भी।
और जो गांव में जो परिवर्तन, सुरेश ने अपने तात्या से, अपने पिताजी से कहा कि जो गांव में कारखाने बनेंगे तो उससे भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, दवाखाने खुलेंगे, विद्यालय महाविद्यालय बनेंगे, सड़कों का निर्माण होगा, अच्छी पेयजल की सुविधा होगी, जो हम आने वाली जो भविष्य जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य क्या होगा, अच्छा, उनको भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। उसके बाद हमने देखा कि जो गांव का जो ग्रामीण बस्ती उसका नगरीकरण में रूपांतरण होगा, तो वहां पर क्या होंगे, बहुत सारी सार्वजनिक सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें भी विकास होगा। उसमें ग्राम पंचायत है तो उसके स्थान पर नगर परिषद बनेगी अथवा नगर पालिका का भी उदय होगा। और वहां रहने वाले नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी इन संस्थाओं के माध्यम से पूरी होगी। तो जैसे पेयजल, वहां के जीवन स्तर उच्च होगा, पेयजल, सड़क निर्माण, यातायात के साधनों में वृद्धि होगी, और बिजली पे सड़कों पर बिजली का निर्माण होगा, मनोरंजन के साधन और दर्शनीय स्थल, बाग बगीचों की भी सुविधा होगी। और ये सुविधाएं जैसे जैसे प्रदान होती जाएंगी वैसे ग्रामीण बस्ती का शहरी बस्ती में रूपांतरण होते जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस आधार पर, जनगणना के आधार पर एक ग्रामीण बस्ती का शहरी बस्ती में रूपांतरण होता है, तो वो कि 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं, तो ऐसी बस्ती को शहरी बस्ती अथवा नगरीय बस्ती में हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसी बस्ती जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, ऐसी बस्ती को भी ग्रामीण बस्ती में उसका रूपांतरण होता है। और ऐसी बस्ती जहाँ पर इसका घनत्व 400 वर्ग किमी इतना होता है तो उसे भी शहरी बस्ती में उसका रूपांतरण हो जाता है। उसके बाद हमने एक तालिका देखी, उसमें देखा हमने कि उस जनगणना की तालिका सांख्यिकी के हम लोग उसको बना सकते हैं सांख्यिकी के आधार पे। तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि 1961 से 1911 में क्या है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसके बाद कुछ जो कारण है नगरीय शहरीकरण को बढ़ावा देने, मतलब शहरीकरण के लिए आवश्यक घटक है, तो वो हमने देखे कि औद्योगिकरण है। और उसके औद्योगिकरण में हमने देखा कि एक स्थान पे केंद्रित न होकर ये अलग अलग स्थानों पर, मतलब एक व्यवसाय अलग अलग स्थानों पर जाने लगे, तो उससे लोग उसकी तरफ अ, आकर्षित होने लगे। जहाँ जैसे मुंबई है, वहां पर कपड़ा मिल की कारखाने आ जाने से लोग कृषि छोड़कर या मछुआरे व्यवसाय छोड़कर क्या करने लगे, कपड़े मिल की तरफ आने लगे, कपड़ा मिल कारखाने की तरफ काम करने के लिए आने लगे। तो इससे औद्योगिकरण और नगरीकरण में एक को बढ़ावा मिलने लगा, उसमें वृद्धि होने लगी। उसके बाद व्यापार, एक तो स्थान से दूसरे स्थान से वस्तु को ले जाना, उसी के साथ साथ जो वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखना, शीघ्र होना चाहिए उनके लिए, ये भी सब सुविधाएं प्रदान होने लगी। उसी के साथ साथ जो होटल है, निवास स्थान है, और इसका भी विकास होने लगा ग्रामीण बस्ती से शहरी बस्ती में जाने के इसके साथ साथ नागपुर में कुछ उदाहरण दिए गए कि इन स्थानों पर क्या है, एक ये सुविधाजनक है, ये स्थान व्यापार की सुविधाएं अधिक मिलती है, तो ऐसे में नागपुर शहर का नाम लिया गया है भारत के। और प्रौद्योगिकरण और तकनीकी, जैसे पुरानी तकनीक थी उसके स्थान पर नई तकनीक का उपयोग होने से क्या होने लगा, लोग जो मजदूर थे वो कृषि छोड़कर कारखाने की तरफ आकर्षित होने लगे। मनुष्य बल, जिसे यंत्रों ने मनुष्य का यंत्र खेती पद्धति मनुष्य बल कम होने लगा, और उसी से क्या होने लगा, कृषि मजदूर उद्योग धंधे के लिए स्थानांतरित होने लगे, और परिणामतः नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी है।
यातायात और संदेश वाहन, इसमें हमने देखा कि रेल के द्वारा यातायात करना ये भी सुविधाजनक हो गया है। उसके बाद स्थानांतरण, स्थानांतरण यह नगरीय एक स्थान पे दीर्घकालीन, अल्पकालीन अथवा स्थायी स्थायी स्वरूप में रहना, तो ऐसी स्थानांतरण भी भी नगरीकरण को में वृद्धि करने वाला एक घटक है। जैसे एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग में जाना या एक ग्रामीण भाग से शहरी भाग में जाना, वहाँ के लोगों के जीवन के रहन सहन के स्तर को में वृद्धि रहन सहन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होना। ऐसे जो स्थान है भारत के, तो वहाँ पर मुंबई और पुणे ऐसे स्थान है जहाँ पर क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है स्थानांतरण से। नगरीकरण के परिणाम देखे जैसे तो उसमें हमने देखे कि एक बहुत बड़े नगरीकरण जो प्रदेश है, भूमि के उपयोजन की जो भूमि के नियोजन में जो परिवर्तन दिखाई दिया हमें। जैसे पहले जो भूमि कृषि के लिए उपयोग की जाती थी, उसके स्थान पर वो कारखाने अथवा निवासी स्थान के लिए उपयोग की जाने लगी। नगरीकरण की हमने लाभ देखे कि सामाजिक एकता, कि नगरीकरण में जो द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ जो व्यवसाय है उनमें क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, और आर्थिक व्यवहारों में भी वृद्धि होने लगी, और इससे क्या होने लगा, विकास की गति भी तीव्र हो गई। और इन प्रदेशों में आने आने वाले विविध प्रदेशों के लोगों में क्या होने लगा, संस्कृति का रीति रिवाजों का आदान प्रदान होने लगा, रूढ़ी परंपरा बनने लगी, और जिससे क्या होने लगा, सामाजिक एकता का निर्माण होने लगा। और इसका अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण। तो जिस प्रदेशों में लोगों का स्थानांतरण होता है, ऐसे प्रदेशों के लोगों का ज्ञान का, कौशल्य का, जानकारी का आदान प्रदान सुलभ होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा ग्रामीण में सर्वप्रथम ऐसे तकनीक का जहाँ जहाँ विकास होता है, वहां वहां पर क्या होता है, उद्योग धंधे और व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकल्प यहाँ पर क्या है, विकसित दिखाई देते हैं। नगरीकरण में नई बस्ती की कल्पना अस्तित्व में आती है, नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है, और तकनीकी सुविधाओं का भी ज्ञान होता है, और जिस तरह से रहन सहन का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है।
हेलो। हेलो। हेलो टीचर। हाँ सर बोलिए। हाँ मैडम हुआ क्या लेक्चर?